हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉट 24/7 में। दोस्तों, जैसा कि अभी आप जानते हैं, हम उड़ान झारखंड ऑब्जेक्टिव को कवर कर रहे हैं। 9000 प्रश्नों का महासागर है ये बुक और बहुत अच्छी बुक है। अगर हम इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए 40 में से 35 36 प्लस क्वेश्चन हम करके आएंगे, अगर झारखंड करंट अफेयर्स को हम अच्छे से कर लेते हैं तो चलिए आज हम 8वें दिन की शुरुआत करते हैं और आज झारखंड ज्योग्राफी से हम स्टार्ट करेंगे। झारखंड का भूगोल और पर्यावरण। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को और ध्यान से इसे सुनिएगा, सबके सब क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि झारखंड का भौगोलिक परिचय। अगर आपने झारखंड थ्योरी का क्लास, जो थ्योरी क्लास है, उसे नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट पर, झारखंड ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट बना हुआ है और उसे अच्छे से देखिए, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप इसे मैप्स के थ्रू अगर समझ के नहीं पढ़ेंगे तो आपको रटना पड़ेगा और रट करके आप ज्योग्राफी को याद नहीं कर सकते हैं। वहां पर आप लेक्चर को प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, आप उसे जरूर देखिए। उसका लेक्चर का प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। सबके सब कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में सीधे छप जाएंगे। तो चलिए यहां से देखते हैं कि बताइए झारखंड का भौगोलिक परिचय के अंदर सबसे पहला जो हमारा सवाल है कि झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है किस प्रकार से। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा प्यारा भारतवर्ष, इस पूरे ग्लोब पर बात करें तो प्यारा भारतवर्ष कहां पर है, तो ये आपका नॉर्दर्न साइड है। ठीक है, ऊपर वाला ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर या 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन के ऊपर क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और उसके नीचे साउदर्न हेमिस्फेयर। अगर यहाँ पर 0 डिग्री जो एल्टीट्यूड है, ठीक है, जो लॉन्गिट्यूड है, तो लॉन्गिट्यूड के हम जब लेफ्ट साइड में जाएंगे तो क्या होगा, ये ईस्टर्न क्या हो जाएगा, ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और इधर हो जाएगा आपका वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो हमारा प्यारा भारतवर्ष किधर है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। जब हमारा प्यारा भारतवर्ष ही उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है तो बताइए झारखंड कहाँ जाएगा। झारखंड तो इधर नहीं आ जाएगा ना छिटक करके, तो झारखंड भी कहां पर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर में झारखंड मानचित्र पर अवस्थित है। सीधी सी बात है कि हमारा प्यारा भारतवर्ष जहां, झारखंड वहां। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, झारखंड राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल एकीकृत बिहार का कितना प्रतिशत है। देखिए आज से 22 साल पहले की बात है, 15 नवंबर 2000 को, कब, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य क्या हुआ था, बिहार राज्य से अलग होकर के 28वें राज्य के रूप में झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। अच्छा, इस झारखंड राज्य की स्थापना कैसे हुई, इसके पीछे का जो निर्माण आंदोलन है वो हमने झारखंड के इतिहास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, जब झारखंड राज्य अलग हुआ तो पूरा बिहार की अगर बात करें, जब एकीकृत बिहार था तो ये पूरा झारखंड, अगर बिहार की बात करें जिस समय झारखंड बिहार एक था, तो उसे 100% अगर हम मानते हैं, तो जैसे ही अलग हुआ तो दोनों भाई के बीच में बंटवारा हुआ, तो बड़े भाई यानी कि बिहार को 54% का जमीन दे दिया गया। ठीक है, बड़े भाई बिहार को 54% का और छोटे भाई झारखंड को 46% जमीन प्रदान कर दी गई। बोला गया कि देखिए भाई, आपका बड़ा भैया है बिहार, तो बिहार को थोड़ा सा आप ज्यादा दे दीजिए। ठीक है, आप अपने से थोड़ा सा ज्यादा दे दीजिए और आपको थोड़ा सा कम दे दिया जाएगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ कि बिहार को जो है 54% भूमि प्रदान करी गई और झारखंड को 46। ठीक है, 46%। चलिए आगे देखिए कि राज्यों के निर्माण के क्रम में झारखंड का कौन सा स्थान है, तो ये सीधा सा बात है, 28वां स्थान है। जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना होती है तो झारखंड भारतवर्ष में 28वें राज्य के रूप में स्थापित होता है। अच्छा, कौन सा क्षेत्र झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर अगर जिला की बात करी जाती, देखिए जिला की बात करी जाती तो सिंहभूम सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के लिहाज से, लेकिन यहाँ पर दिया गया है संथाल परगना दिया गया है, छोटा नागपुर दिया गया है, कोल्हान दिया गया है, तो ये प्रमंडल है। ठीक है, और प्रमंडल की अगर बात करें तो छोटा नागपुर प्रमंडल के अंदर क्या आता है, एक उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल यानी कि नॉर्थ छोटा नागपुर प्रमंडल और साउथ छोटा नागपुर प्रमंडल। तो नॉर्थ छोटा नागपुर और साउथ छोटा नागपुर प्रमंडल अलग अलग नहीं किया गया है, पूरा छोटा नागपुर दिया गया है। तो सबसे बड़ा जो भाग क्षेत्र है वो है आपका छोटा नागपुर वाला। कौन सा, छोटा नागपुर वाला है। उसके बाद जो हम लोगों ने, आप जरूर क्लास को जरूर देखिएगा, ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाकर के झारखंड ज्योग्राफी को जरूर देखिएगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट यकीन मानिए आपके दिमाग में सीधे छप जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं, यहाँ 5 प्रमंडल है, संथाल परगना प्रमंडल, छोटा नागपुर में 2 प्रमंडल हो जाता है, नॉर्थ छोटा नागपुर प्रमंडल और साउदर्न छोटा नागपुर प्रमंडल, यानी कि 2 इधर से हुआ, कोल्हान प्रमंडल और एक पलामू प्रमंडल होता है। इन प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है, और उसमें पूरे झारखंड में 24 जिले, और इन प्रमंडल में कितने कितने जिले हैं, इसको बहुत अच्छे से समझाया गया है, आप
जाकर उसे जरूर देखिएगा। अच्छा, बात करते हैं झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर अगर विस्तार की बात करें तो देखिए ये हमारा झारखंड, चार सिंह वाला झारखंड, चार कोनों वाला झारखंड, चतुर्भुजाकार झारखंड। तो एक सिंह पर साहिबगंज है और दूसरे सिंह पर गढ़वा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक सिंह के ऊपर साहिबगंज और दूसरे सिंह के ऊपर गढ़वा है। इधर आपका आ जाएगा पूर्वी सिंहभूम और इस साइड में आपका आ जाएगा सिमडेगा। आप तो ये जानते होंगे, ठीक है, चारों कोनों पर अवस्थित है। और अगर झारखंड के उत्तर से दक्षिण, यानी कि देखिए कोई भी आप मैप को पढ़ते हैं तो आप जरूर जानते होंगे, ये आपका नॉर्थ पार्ट है, ये आपका साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो उत्तर से दक्षिण अगर झारखंड की बात करें तो 380 किलोमीटर फैला हुआ है भाई। उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर। और अगर पूरब से पश्चिम देखें, अगर पूरब से पश्चिम देखें तो 463 किलोमीटर, ठीक है। पूरब से पश्चिम यानी कि ईस्ट से वेस्ट 463, 463 किलोमीटर। और अगर दक्षिण से उत्तर से दक्षिण तो 380 किलोमीटर, ठीक है। आगे भी यही क्वेश्चन है कि 463 किलोमीटर हो जाएगा। अच्छा, झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना स्क्वायर किलोमीटर है। तो याद रखिएगा 79,714, ठीक है, 79,714 स्क्वायर किलोमीटर झारखंड राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल है। लेकिन अभी झारखंड वन क्षेत्र जो सर्वे आया था, ठीक है, उसमें झारखंड राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्रफल बताया गया है कितना, 79,716 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये रिसेंट डाटा में दिया गया है वो झारखंड वन क्षेत्रफल जो सर्वे हुआ था उसमें, तो वो भी अगर रहेगा तो आप उसे टिक कर सकते हैं। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। अगर हमारा प्यारा भारतवर्ष का क्षेत्रफल अगर 100% है तो उसमें झारखंड राज्य अपना कितना योगदान देता है। तो झारखंड राज्य अपना योगदान देता है 2.42%, 2.42% देता है। अब आगे देखिए क्या होता है भैया। अब आगे है कि क्षेत्रफल के आधार पर झारखंड देश का कौन-सा राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पर अगर बात करें तो झारखंड देश का 15वां राज्य, कितना, 15वां राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है। और जनसंख्या के आधार पर 14वां है। चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, झारखंड राज्य की सीमाएं कितने देशों के साथ, सॉरी कितने देश नहीं, कितने राज्यों के साथ संलग्न है। झारखंड राज्य की सीमाएं, झारखंड राज्य की सीमाएं, ठीक है, कितने देशों के साथ लगती है। तो झारखंड राज्य की सीमाएं 5 राज्यों के साथ लगती है। कितने, 5 राज्यों के साथ लगती है। ऊपर में झारखंड के ऊपर बड़ा भाई बिहार, ठीक है। इधर क्या है, गोतिया पश्चिम बंगाल, ठीक है। और अगर इस साइड में यहां पर देखें तो पश्चिम बंगाल वाला भी है। नीचे जो है उड़ीसा है, पड़ोसी उड़ीसा। और इस साइड में एक छोटा सा सट जाता है, कह रहे भैया हमसे भी थोड़ा सा सट्टे दो, ये है आपका यूपी। और यहाँ पर है छत्तीसगढ़, क्या हो जाएगा 5, ऊपर बिहार भैया, बड़े भैया, ठीक है। पश्चिम बंगाल जो है आपका बगल में यार दोस्त पश्चिम बंगाल। नीचे आपका पड़ोसी जो है क्या बोलते हैं, उड़ीसा। बगल में इधर सट जाता है आपसे थोड़ा सा, एक राज्य से, एक जिला से, कौन सा, यूपी है और छत्तीसगढ़। तो 5 राज्य झारखंड राज्य के सीमा को साझा करते हैं। यह बात आप लोग को पता होगा। झारखंड राज्य के उत्तर में नीचे से निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है। अच्छा, झारखंड राज्य के उत्तर में झारखंड है तो ऊपर में हमने भी बताया कि बड़े भाई बिहार है, ठीक है। तो उत्तर में हो जाएगा बिहार, हो जाएगा, ठीक है। उत्तर में आपका बिहार हो जाएगा। अच्छा, झारखंड राज्य के दक्षिण में कौन सा राज्य है। तो झारखंड राज्य के दक्षिण में इसका पड़ोसी कौन है भैया, ये उड़ीसा है, ठीक है। झारखंड राज्य के दक्षिण यानी कि नीचे में पड़ोसी कौन है, उड़ीसा है। झारखंड राज्य के पूरब में कौन है, झारखंड राज्य के पूरब यानी कि झारखंड राज्य के ईस्ट की अगर बात करें तो कौन है, इसका यार दोस्त पश्चिम बंगाल, उसका यार दोस्त पश्चिम बंगाल। अच्छा, पूरब में है लेकिन पश्चिम बंगाल नाम क्यों है, थोड़ा कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इसके पीछे क्या इतिहास है। झारखंड राज्य के पश्चिम में, अच्छा पूरब में तो हो गया पश्चिम बंगाल, और झारखंड राज्य के पश्चिम में कौन सा राज्य भाई, झारखंड राज्य के पश्चिम में कौन सा है। तो झारखंड राज्य के पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों है। उत्तर प्रदेश, झारखंड के बारे में हमने बताया कि झारखंड, ठीक है। और इधर यूपी सट जाता है आके बगल में, एक राज्य एक जिला से, कौन से, गढ़वा से सटता है ना, आपको पता होगा, ठीक है। और उसके बाद नीचे आ जाता है उसका छत्तीसगढ़। तो दोनों झारखंड राज्य के क्या बोलते हैं, पश्चिम में स्थित है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक। कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से होकर के गुजरती है। याद रखिएगा कर्क रेखा झारखंड के, ठीक है, झारखंड के 6 जिलों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा झारखंड के 6 जिलों से होकर गुजरती है। कैसे याद रखिएगा, देखिए एक बार झारखंड का मैप तो आपके दिमाग में होगा ही। अगर आपने मेरा क्लास देखा है तो झारखंड का पूरा मैप आपके दिमाग में होगा, ठीक है। ये आपका क्या होता है, पलामू प्रमंडल। ये आपका इधर जो है ये वाला सिंह आपका क्या होता है, संताल परगना क्षेत्र। ये आपका जो है ये आपका उत्तरी छोटा नागपुर का प्रमंडल। और ये आपका है
दक्षिणी छोटा नागपुर का प्रमंडल, और ये आपका क्या है भाई, ये आपका है कोल्हान प्रमंडल। 5 प्रमंडल है, 5 प्रमंडल 24 जिले, ठीक है, 5 प्रमंडल 24 जिले। तो यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, गढ़वा पलामू लातेहार। गढ़वा पलामू लातेहार में कौन सा, पलामू प्रमंडल में, तो लातेहार से स्टार्ट होता है, लातेहार ले लीजिए। उसके बगल में जो छोटा नागपुर का आता है, छोटा नागपुर प्रमंडल का लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़, इंत्रीमारे, बोकारो, बोकारो से निकल गए तो क्या क्या हो जाएगा, लातेहार। सुनिएगा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़, बोकारो, क्या क्या हो जाएगा, LLGRRB, ठीक है, LLGRRB। अच्छा, ये जो कर्क रेखा झारखंड राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो आपको याद हो गया क्या, 6 जिलों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा झारखंड राज्य के 6 जिलों से होकर के गुजरती है। और कौन कौन जिलों से होकर के गुजरती है, तो आपको प्रमंडल याद हो जाएगा। जब आप मेरा वीडियो को देखिएगा आपको सारे के सारे प्रमंडल याद हो जाएंगे। तो आज ही क्या करना है आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर के प्लेलिस्ट को देखना है और उससे अपने आप को क्या करना है, याद करना है, सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसको अगर ट्रिक से याद करने का कोशिश करें तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए कर्क रेखा LLGRRB, तो ये क्या ट्रिक आप लगा सकते हैं, अगर चाहे तो लगाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। देखिए लालू जी, LLG लालू जी, RRB क्या हो जाएगा, लालू जी की रानी राबड़ी, ठीक है, लालू जी की रानी राबड़ी, याद रखिएगा। लालू, LL लालू जी, जी से आपका क्या हो जाएगा, गुमला, लालू, L हो जाएगा आपका लातेहार, L से हो जाएगा लोहरदगा, जी से हो जाएगा गुमला, राबड़ी यानी कि लालू जी की रानी, तो क्या हो जाएगा, आर से हो जाएगा आपका क्या, रांची, और रानी, उसके बाद रबड़ी हो जाएगा, तो आर से अगला ले लीजिए आर, तो ये हो जाएगा आपका क्या, रामगढ़, और बी से हो जाएगा बोकारो, लालू जी की रानी राबड़ी देवी। तो ये 6 जिले आपके क्या होते हैं, कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि इन जिलों पर विचार कीजिए। अच्छा, क्या विचार करना है भाई हम लोगों जिलों पर, डीसी तो हम है, चलिए देखते हैं क्या विचार करने बोल रहा है। अच्छा, यहाँ पर कहा जा रहा है विचार करने, क्या विचार करना है, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़, इसके बाद एक बोकारो भी दे दीजिएगा, तो अभी जो ऊपर में बताया लालू जी की रानी राबड़ी देवी, वो भी हो जाता। चलिए देखते क्या बोलता है। कहता है इन सभी जिलों की सीमाएं, इन सभी जिलों की सीमाएं देश के किसी ना किसी अन्य राज्य के साथ संलग्न है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए लातेहार तो शुरुआत में टच हो जाएगा, लेकिन उसके बाद लोहरदगा हो गया, गुमला हो गया, रांची हो गया, ये तो झारखंड के एकदम बीच में है, ठीक है। रांची के चारों ओर भले झारखंड राज्य के अलग अलग जिले हैं, लेकिन अलग राज्य तो इसे नहीं टच करेगा, ठीक है। तो रामगढ़, रांची, ये सब तो टच नहीं करेगा, तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा, इन सभी जिलों की सीमाएं किसी अन्य राज्य के साथ संलग्न नहीं है, इन सब, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, किसी ना किसी राज्य के साथ तो संलग्न है किसी का। अच्छा, सभी जिलों की बात कर रहा है वो, आगे क्या कहता है कि इन सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अरे भाई, यही तो खोज रहे थे कि इन सभी जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, LLG, और क्या हो जाएगा, RRB एग्जाम देने जाते हैं ना, RRB NTPC का वही वाला। चलिए, झारखंड के इनमें से किस स्थान से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अच्छा, कर्क रेखा हमने अभी जिला देखा था, उसमें से कुछ कुछ पर्टिकुलर प्लेस है उससे गुजरती है, उससे भी याद रख लीजिएगा। तो झारखंड के किसको और माझी, नेतरहाट, ये लातेहार में पड़ता है नेतरहाट, और माझी वगैरह रांची का। तो ये जो किसको से और माझी से नेतरहाट, इन सभी जगहों से भी क्या कर्क रेखा गुजरती है, तो याद रखिएगा किसको और माझी, नेतरहाट, इन सभी जगहों से कर्क रेखा गुजरती है। आगे देख लेते हैं झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति कैसी है। हमने अभी बताया था 4 सिंह वाला, क्या, 4 सिंह वाला राज्य झारखंड, ठीक है। इधर एक सिंह पर साहिबगंज, दूसरे सिंह पर गढ़वा, इधर इधर सिंह पर पूर्वी सिंहभूम यानी कि ईस्ट सिंहभूम, और इधर सिमडेगा। तो क्या इसका आकृति कैसा है, चतुर्भुजाकार। कैसा है भैया, चतुर्भुजाकार आकृति है, तो ये हो जाएगा चतुर्भुजाकार, देखिए क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार इनमें से किस दिशा में है। झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का जो विस्तार है ना, वो पूरब से पश्चिम की ओर है। किधर की ओर है, पूरब से पश्चिम। पूरब किधर होता है, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट। तो पूरब से पश्चिम की ओर बीचों बीच झारखंड राज्य के अधिकांश चट्टानों का विस्तार बीचों बीच लगभग पूरब से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। छोटा नागपुर वाला क्षेत्र जो है पूरा का पूरा चट्टानी भाग है, ये बात आप जानते होंगे। और आपको झारखंड का जो भूगर्भिक इतिहास है, ठीक है, भूगर्भिक संरचना जिसे बोलते हैं, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर जो बोलते हैं, उसे आप जब देखेगा तो आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्या होता है भूगर्भिक संरचना, चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, आर्कियन क्रम की चट्टानें क्या है, कैम्ब्रियन क्रम की चट्टानें क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या है, राजमहल ट्रैप का निर्माण कब हुआ
था सिनोजोइक एरिया में, सिनोजोइक काल में हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, प्लेओसिन क्या है, मियोसिन क्या है, मायोसिन, इन सभी के बारे में अगर आपको जानना है तो झारखंड ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में दूसरे नंबर का जो लेक्चर है झारखंड की भूगर्भिक संरचना उसे जरूर देखिएगा। अब आगे देखिए, कहा जा रहा है झारखंड राज्य की इनमें से किस चट्टान का विस्तार, झारखंड राज्य की इनमें से किस चट्टान का विस्तार जो है दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिमी ओर है। ठीक है, तो ये आपका किधर है, सिंहभूम स्थित चट्टान। देखिए दक्षिण क्या होता है भाई, दक्षिण नीचे, अच्छा पूर्व क्या होता है, ये हो गया, तो ये वाला एरिया क्या होता है दक्षिण पूर्व, और दक्षिण पश्चिम क्या होता है, तो ये है आपका दक्षिण और ये हो गया पश्चिम, तो ये वाला एरिया, तो सिंहभूम नीचे है ना, दक्षिण पूर्वी दक्षिण पश्चिमी वाला एरिया, तो दक्षिण पूर्वी पूर्व से दक्षिण पश्चिमी की ओर जो है ये किधर है, सिंहभूम वाला है, तो सिंहभूम वाला चट्टान हो जाएगा। ये तो साइकिल बन गया। चलिए अब आगे देखिए, झारखंड राज्य के पठारी क्षेत्रों में, झारखंड राज्य के पठारी क्षेत्रों में सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थानों को क्या कहा जाता है, झारखंड राज्य के पठारी क्षेत्रों में सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थानों को क्या कहा जाता है, देख लीजिए, उसे कहा जाता है पाट क्षेत्र। ठीक है, झारखंड राज्य के पठारी क्षेत्रों में सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थानों को पाट क्षेत्र कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, टाड़ क्या होता है, टोंगरी क्या होता है, बारी क्या होता है, इसके भी अलग अलग रूप है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अच्छा, झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी आपका जो पारसनाथ सम्मेद शिखर की जो ऊंचाई है, जिसकी अगर आप ऊंचाई की बात करें तो ये हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, 1365 मीटर वैसे है। ठीक है, चलिए झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार कैसा है, झारखंड राज्य में कैसी जलवायु पाई जाती है, तो झारखंड राज्य में पाई जाएगी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। देखिए कैसे उष्णकटिबंधीय है, मानसूनी जलवायु कैसे है, दोनों को हम लोग डिटेल में इसके जलवायु वाले चैप्टर में पढ़े हैं कि उष्णकटिबंध क्या होता है, ठीक है, मानसूनी जलवायु क्या होता है, किस किस चीज का इफेक्ट पड़ता है, सब कुछ अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो जाकर के देखिएगा। अभी डिटेल में उसको हम नहीं कर सकते, बस ये याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, इधर से क्या हो जाएगा, ये वाला तो हम लोगों ने देख लिया है। अच्छा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार, ये 2019 वाला है। आप जानते हैं कि जो वन संरक्षण रिपोर्ट, जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आती है, वो हर 2 साल पर आता है। ठीक है, तो 2019 के बाद कब आया, 2021, अब कब आएगा, 2023 में आएगा। तो 2019 के अनुसार जो झारखंड वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार जो 2019 के अनुसार क्या हो, झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्र पर वन का विस्तार है, तो कुल कितने क्षेत्र पर, तो 29.62% पर वन का विस्तार है। झारखंड राज्य के कुल 29.62% क्षेत्र पर वन का विस्तार है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार। ठीक है, सॉरी 19 के अनुसार। और अगर 2021 के अनुसार पूछा जाए तो 2021 के अनुसार है 29.76%, 29.76%, याद रखिएगा। अब यहां पूछा जा रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार झारखंड राज्य का कार्बन स्टॉक, देश के कुल कार्बन स्टॉक का लगभग कितना प्रतिशत है, तो याद रखिएगा 3%, 3%। झारखंड राज्य की इनमें से कौन सी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, अच्छा कौन सी है भैया, तो ये आपका जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है परियोजना, ये झारखंड राज्य की है, और ये परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अच्छा, कहा जा रहा है कि किस राज्य की सीमा झारखंड राज्य के साथ संबंधित नहीं है, तो किस राज्य की सीमा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए किस राज्य की है, बिहार का है, उत्तर प्रदेश का है, पश्चिम बंगाल का है, उड़ीसा का है, छत्तीसगढ़ का है। अब आप देख लीजिए कि कौन सा होगा जिसका नहीं है, उत्तर प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का है, पश्चिम बंगाल का है, इसका नहीं है, तो भागो यहां से, चलो भाग जाओ। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि किस राज्य के साथ झारखंड राज्य के सर्वाधिक जिलों की सीमाएं लगती है, अच्छा पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड राज्य के 10 जिले सीमा साझा करते हैं, और बिहार के साथ भी झारखंड राज्य के 10 जिले सीमा साझा करते हैं, तो यहां हो जाएगा दोनों। और उड़ीसा के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं, उड़ीसा के साथ 4 जिले सीमा साझा करते हैं, कितने, 4 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से, कोल्हान प्रमंडल का तीनों जिला, कोल्हान प्रमंडल में कितने जिले हैं, ठीक है, तो ये आपका ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ये 3 जिले, और एक सिमडेगा इधर से आकर के कहता है हमें भी ले लो, उड़ीसा हमारा भी पड़ोसी है, तो 4 जिले जो हैं झारखंड राज्य के साथ उड़ीसा के साथ झारखंड के 4 जिले सीमा साझा करते हैं। अब देखिए, बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड राज्य के कितने कितने जिलों की सीमाएं लगती है, बिहार राज्य के साथ कितने लगते हैं भाई, 10 लगता है, बिहार राज्य के साथ 10 लगता है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि बिहार, क्योंकि देखिए ये है आपका झारखंड 4 सिंह वाला, ठीक है, अब यहां से लेकर के ऊपर में जितना भी जिला है, ऊपर में जितना भी जिला है, सारे के सारे जिले जो हैं आपके झारखंड बिहार के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। आप देख सकते हैं उसको इस तरह से, यहां पर आपका है गढ़वा,
ठीक है। उसके बाद है आपका पलामू, उसके बाद है आपका चतरा, चतरा के बाद है हजारीबाग, हजारीबाग के बाद ऊपर में कोडरमा, कोडरमा के बाद है आपका गिरिडीह, गिरिडीह के बाद देवघर, देवघर के बाद गोड्डा, साहिबगंज। मतलब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10 जिले जो हैं कौन कौन से, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, सॉरी गोड्डा, साहिबगंज। तो ये 10 जिले जो हैं बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करती है। तो ये हो गया। झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य से संलग्न नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि बताइए झारखंड राज्य के नीचे में दिए गए कौन से ऐसे जिले हैं, ठीक है, जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते। देखिए, गढ़वा झारखंड का एकमात्र जिला जो कि यूपी के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है, जो कि यूपी के साथ, और गढ़वा ही है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य के साथ, तो पहला यूपी के साथ, दूसरा बिहार के साथ, और तीसरा छत्तीसगढ़ के साथ। तो ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है, मतलब कि ये तो करता है भाई। अब कौन नहीं करेगा, खूंटी एकदम रांची के पास, रांची के नीचे एकदम बीचों बीच, और रांची के बगल में लोहरदगा। तो ये दोनों जो है किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अब आगे देख लेते हैं, झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ संलग्नित है। कौन सा भाई, गढ़वा है। अब देखिए, झारखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो झारखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। अच्छा, झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला गुमला, दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला गुमला। और झारखंड राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला आपका है रामगढ़। ठीक है, तो इतना आपको याद हो गया होगा। अगर आप क्लास को प्लेलिस्ट में जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट डाला हुआ है, आप उसे जरूर देखिएगा। अगर आप बिगिनर हैं तो आप उसे जरूर देखिएगा, उससे आपका समझ एक समझ आएगी, जिससे कि आप आसानी से इन चीजों को याद कर पाएंगे। और जो झारखंड का जो थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा सा बचा हुआ है, वो जल्दी ही हम खत्म कर देंगे, और साथ में साथ एमसीक्यू खत्म हो ही रहा है। तो एक पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन आपके साथ यहाँ पर चल रहा है। चलिए आगे देखिए, झारखंड का भूगर्भिक संरचना बहुत डिटेल में इसको पढ़ाया गया है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में। और यहाँ पर हम डिटेल में नहीं करेंगे, लेकिन आपको अगर डिटेल में देखना है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे है, आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि इसमें से किस चट्टान का झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार है। तो सबसे देखिए, आर्कियन कालीन चट्टान। अब आर्कियन कालीन क्या है, जब इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, जब इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, पेड़ पौधे जीव जंतु पानी कुछ भी नहीं था, तो धरती अपने अंदर से, धरती माता अपने पेट से, गर्भ से आग उगल रही थी, ठीक है, एक क्या था, तपता हुआ गोला था, आग का गोला था धरती माता, और ये अपने अंदर से क्या कर रही थी, अपने गर्भ से, पेट से आग उगल रही थी। अब आग, जहां पर ये आग एकदम धधक रहा है और कहीं पर कमजोर देखता था जगह को, तो क्या करता था, अपने अंदर से आग निकाल देता था पूरा का पूरा। और जैसे ही आग निकालता था, तो नीचे से, नीचे खनिज है, खनिज अयस्क वगैरह है, तो जैसे ही मिनरल्स ऊपर आता था, क्योंकि वो एकदम धधकता हुआ आता था, जैसे लोहा गला दीजिए तो वो एकदम लिक्विड जैसा धधकेगा, उसी तरह से बाहर आता था। फिर जब उसको ठंडा कीजिएगा तो वो क्या होगा भाई, वो क्या होगा, एक चट्टान का रूप ले लेगा। तो उस समय से जो चट्टान बन रहा है, देखिए, जब से पृथ्वी का उदय हुआ है, उस समय से लेकर अभी तक, यानी कि जो आधुनिक हम लोग जिस समय पर है, ये होलोसीन काल कहलाता है, हम लोग जिस समय पर है। और ये आज से लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पहले, आज से लगभग कह सकते हैं 500 400 500 करोड़ साल पहले से लेकर के, जब पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, उस समय से लेकर अभी तक के समय काल को 5 महायुग में बांटा गया है। ये क्या महायुग क्या है, और उन महायुग को युगों में बांटा गया है, उन युग को कल्प में बांटा गया है। अगर आप उसको अच्छे से समझना चाहते हैं, फिर से मैं कह रहा हूं, जरूर वीडियो को देखिएगा, ठीक है। उनको कल्प में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो महायुग था, जिसका नाम था प्री पैलियोजोइक युग, और उसमें प्री पैलियोजोइक में आर्कियन काल की चट्टानें और प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों को देखा गया। तो वो जो प्री आर्कियन काल की चट्टानें, सबसे पहला चट्टान, सबसे शुरुआती चट्टान, ये आपको झारखंड में इसके चट्टान देखने को मिलते हैं, और सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं आर्कियन काल की चट्टान, ठीक है। झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आर्कियन चट्टानों का, आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है, तो 90%, 90%। देख लीजिए, झारखंड राज्य के लगभग 90% भूभाग पर आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है। और मैंने आपको बताया था कि आर्कियन कालीन चट्टान मतलब शुरुआती आग्नेय चट्टान था, शुरुआती चट्टान है,
तब उस समय यहाँ पर ना कोई जीव जंतु था, ना कोई पेड़ पौधा था, तो कोई किसी प्रकार का जीवाश्म नहीं होगा इन चट्टानों में, केवल और केवल अयस्क होगा। ठीक है, और उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, जीवाश्म बना, सेडिमेंट्री रॉक्स हुआ, मेटामॉर्फिक रॉक हुआ, और उसके बाद जो है कोयला, पेट्रोलियम, ये सब भी हम लोग को मिलता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी नीचे मिलती है, तो सबके बारे में हमने बात किया हुआ है। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध इनमें से किन क्रम की चट्टानों से है? तो ये आपका आर्कियन क्रम की चट्टान हो जाएगी, क्योंकि आर्कियन क्रम का चट्टान क्या है? आग्नेय चट्टान है, और आग्नेय चट्टान टूट फूट करके इसका अपक्षयन अपरदन होकर के क्या बनता है? अवसादी चट्टान। फिर अवसादी चट्टान में जब प्रेशर पड़ता है, टेम्परेचर होता है, जब उसके ऊपर परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत, लाख, 1.5 साल, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, करोड़ों साल हो जब बीत जाता है, तो क्या होता है? टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वो चट्टान जो है, अवसादी चट्टान, कुछ अलग रूप धारण कर लेता है, और वो जो कहलाता है रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो लगभग 200 करोड़ साल तक ये क्रम चलते रहा। ठीक है, यहां से कह सकते हैं आज से 500 करोड़ साल से पहले से 250 करोड़ साल तक आर्कियन काल की चट्टानें, उस समय कुछ नहीं था, जीव जंतु, और ये क्रम चलते रहा। इस समय जो है हमें आर्कियन काल की चट्टानों में आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, इन सबको हम देखने को मिलता है। आगे देखिए, झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है? अच्छा, कितने प्रतिशत? 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार तो ये आपके 85% भूभाग पर, झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आग्नेय यानी कि इग्नियस रॉक्स, रूपांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स का विस्तार है? तो ये आपके 85% भूभाग पर। झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार किधर की ओर है? तो ये आपका किधर है? पूर्व से पश्चिम में। ठीक है, पूर्व पश्चिम में। ठीक है, ऊपर दूसरे नहीं, क्योंकि जब ऊपर तो बिहार आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? उड़ीसा आ जाएगा, तो इधर उतना नहीं है, इस साइड में। ठीक है, झारखंड के किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टान? अच्छा, इसके बारे में मैंने बताया था आपको कि धारवाड़ क्रम की चट्टान क्या है। ठीक है, धारवाड़ क्रम जो कर्नाटक का धारवाड़ है, वहां पर सबसे पहले देखने को मिला था, तो वहां नाम, उसका नाम रख दिया गया था धारवाड़ क्रम की चट्टान, और उस प्रकार के चट्टान झारखंड के जो कोल्हान प्रमंडल वाला क्षेत्र है, उधर आपको देखने को मिलता है। तो याद रख लीजिएगा कि जो झारखंड झारखंड के किस क्षेत्र में? तो कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्रों में, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, इस वाले क्षेत्र में आपको धारवाड़ क्रम की चट्टान देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखिए, कहा जा रहा है कि किस क्रम की चट्टानों को लौह अयस्क की श्रृंखला कहा जाता है? याद रखिएगा, जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है उसमें लौह अयस्क सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, बल्कि उसमें सोना, चांदी, मैग्नीज, ये सब भी पाया जाता है, लेकिन लौह अयस्क थोड़ा ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए इस क्रम की चट्टान को लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है, धारवाड़ क्रम। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं भाई, आगे क्या है? हाँ चलिए निकलते हैं, निकलो निकलो, चलो आओ। चलो, झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है? अब बताइए, अभी बताया था मैंने कि बताइए झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार? तो पूर्वी सिंहभूम में हो गया, पश्चिमी सिंहभूम में हो गया, सरायकेला खरसावां में हो गया, क्योंकि मैंने बताया था कोल्हान प्रमंडल, कोल्हान की पहाड़ियां ये सब में आती है, तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला सब में हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं कि जो क्या है, हाँ, झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है? तो विंध्यन क्रम की चट्टानें किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये आपका पाया जाता है गढ़वा वाले क्षेत्र में। अब इसका भी कुछ इतिहास है क्या? इसका भी कुछ इतिहास है। आप जानते हैं गढ़वा जो है, जैसे देखिए, रुकिए 1 मिनट में आपको बताता हूँ। चलिए, ये है आपका 4 सिंह वाला हमारा झारखंड। अब बिहार के बीचों बीच एक नदी गुजरती है जिसका नाम है गंगा नदी, और ये झारखंड के साहेबगंज जिले को टच करते हुए भाग जाती है, और नीचे से इस साइड से झारखंड के पश्चिम वाले साइड से मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी क्या बोलते हैं, अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, सोन नदी, और वो विंध्यन क्रम की वहां से निकल करके विंध्यन क्रम की चट्टान इधर पाया जाता है। उस एरिया से सोन नदी जो है किधर की ओर, गढ़वा वाले क्षेत्र से होकर के सोन नदी और गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। तो ये जो सोन नदी वाला क्षेत्र, ये गढ़वा वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में आपको झारखंड में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है, इस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो ये याद रहेगा आप लोग को।
तो याद रखिएगा ये जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं ना, इस इन चट्टानों में बलवा पत्थर, चूना पत्थर, ठीक है, बलवा पत्थर क्या है, बलवा पत्थर, चूना पत्थर, ये सब एक अवसादी चट्टान, ये सब मेटामॉर्फिक रॉक की सबका उदाहरण है। बलवा पत्थर कैसे बनता है, चूना पत्थर कैसे बनता है, इन सब के बारे में मैंने डिटेल में इसी चैप्टर में करवाया है प्लेलिस्ट में, तो आप जाकर के देखिएगा। और याद रखिएगा ये जो बलवा पत्थर, चूना पत्थर वाला इसी विंध्यन क्रम की चट्टानों में यानी कि गढ़वा वाले क्षेत्र में ही पाया जाता है। आपको संगमरमर वगैरह जो भी है इधर पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कहा जा रहा है कि झारखंड राज्य के किस भाग में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो झारखंड राज्य के किस भाग में पाई जाती है भैया, तो उत्तर पश्चिम, क्योंकि ये सोन नदी वाला क्षेत्र उत्तर है, ठीक है। सोन नदी वाला क्षेत्र जो है गढ़वा वाला उत्तर है, और पश्चिम वाला झारखंड का उत्तर पश्चिम क्षेत्र कौन सा है, गढ़वा वाला, जो कि सोन नदी घाटी क्षेत्र है। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। विंध्यन क्रम की चट्टानों की निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। अच्छा, कौन सी एक विशेषता नहीं है, देखिए ये चट्टानें बलवा पत्थर, चूना पत्थर अभी मैंने बताया, ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टान, उसी में परतदार चट्टान, क्योंकि देखिए एक परत के ऊपर दूसरा परत के ऊपर तीसरा परत पड़ता है, तभी जाकर के इस प्रकार के बलवा पत्थर, चूना पत्थर का निर्माण होता है, तो परतदार चट्टान है। अच्छा, इन चट्टानों का निर्माण अवसादों के जमाव से हुआ है, तो जी हाँ, अवसाद के जमाव से हुआ है, क्योंकि आग्नेय चट्टान टूट फूट करके एक के परत के दूसरे परत, दूसरा परत से तीसरा परत, जो अवसाद आकर के, जो सेडिमेंट्स आकर के जमा हुए हैं, उनसे इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। लेकिन इन चट्टानों का निर्माण लावा के निक्षेप से हुआ है, ऐसा गलत है, क्योंकि लावा के निक्षेप से आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत। अब आगे देख लीजिए कि झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टान, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आप जानते होंगे गोंडवाना क्या, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, यूरेशिया, ठीक है, पेंजिया, इन सब के बारे में आप जानते होंगे। तो गोंडवाना क्रम की चट्टान आप जानते हैं कि जो सीनोजोइक काल है, सीनोजोइक काल में हिमालय बना है, और गोंडवाना और ऊपर से अंगारा एक दूसरे के ऊपर एकदम इतना प्यार दोनों के बीच में फूटा कि दोनों क्या हुआ, मैं आ रहा हूं, मतलब एक गाना सुना होगा आपने कि आ रहा हूं, मतलब ये भूल गया मैं, ठीक है, चलिए गाना मैंने भूल गया, लेकिन ये समझ लीजिए कि लैला मजनू, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड लैला मजनू की तरह एक दूसरे के तरफ जो है एकदम पूरे तगड़े तरीके से दौड़ रही थी। गोंडवाना लैंड नीचे से और अंगारा लैंड ऊपर से। अब दोनों जब आपस में इतना तगड़ा एकदम एक दूसरे के ऊपर दौड़ रहा था कि जैसे ही दोनों आपस में टकराया तो दोनों का मुंह कान फूल गया, ठीक है, इतना जोर से टकराया, मुंह कान फूला, और बीच में क्या होता है, मुंह कान फूल करके हिमालय जैसा होठ बन जाता है, और हिमालय उस तरह से बनता है। तो ये आप जानते हैं कि गोंडवाना क्रम की चट्टान जब इधर आया था तो सीनोजोइक काल में हिमालय बना था, तो सीनोजोइक से पहले गोंडवाना क्रम की चट्टान झारखंड में भी देखने को मिलती है। और याद रखिएगा कि जो गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है बताइए कौन सा इसमें सच्चा है भाई। तो देखिए इसमें सच्चा ये है कि दामोदर नदी के, एक मिनट इसका पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ, दामोदर नदी के तलछट से इसका निर्माण हुआ है, बिल्कुल सही है। आप जानते हैं दामोदर नदी झारखंड के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, ठीक है, तो इसके तलछट से इसका निर्माण हुआ है। झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेप, देखिए जब क्या हुआ, सबसे पहले आर्कियन काल की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, उसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टानें, धीरे धीरे टाइम बीतते गया, क्या हुआ, जीव जंतु पेड़ पौधे भी बनने लगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कैसे पानी हुआ, पेड़ बने, ठीक है, जीव जंतुओं का उत्पत्ति होती है। तो उसके बाद क्या होता है कि कोयला वगैरह बनने लगता है, जब वो जीवाश्म बनता है तो उसे कोयला, पेट्रोलियम। तो झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इसी दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में होता है, और इस चट्टानों का विस्तार मूल रूप से गिरिडीह और राजमहल क्षेत्र में है, ठीक है। तो ये भी याद रख लीजिएगा कि झारखंड राज्य में जो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार मूल रूप से गिरिडीह और राजमहल वाले क्षेत्र में है। अच्छा, गिरिडीह कहां पर है झारखंड के, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कौन से इसमें पड़ता है, कौन से प्रमंडल में पड़ता है, तो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी कथन सत्य है। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानें क्यों प्रसिद्ध है, तो झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टान कोयला उसमें पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि हिमालय पर्वत के उत्थान के दौरान इनमें से कौन सा प्रभाव झारखंड क्षेत्र में पड़ा है। देखिए हिमालय का उत्थान कब हुआ था, सीनोजोइक काल में हुआ था, और सीनोजोइक महायुग है, और उस महायुग का कल्प में बांटा गया है पेलियोसीन, प्लायोसीन, मायोसीन। तो इन सब काल में, अलग अलग काल में, जैसे जैसे देखिए शुरू हुआ लगभग 450-500 करोड़ साल पहले, और उस समय से जैसे जैसे डेवलपमेंट होते गया तो क्या होता है, उस तरह से चीजों का निर्माण होते गया, स्थलाकृतियों का निर्माण होते गया,
जीव जंतु बने, तो इसका निर्माण सीनोजोइक महायुग में हिमालय का निर्माण, ठीक है, हुआ था। और अगर उसको और डिटेल में देखें कि सबसे पहले हिमालय का सबसे पहला जो हिमालय का निर्माण हुआ था, पहला उत्थान, वो मायोसीन काल में हुआ था। ये सब अलग बात है, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। तो कहा जा रहा है कि हिमालय के प्रथम उत्थान के कारण जो पहला उत्थान हुआ था, तो उससे क्या हुआ कि झारखंड में पाट क्षेत्र का उत्थान हो गया, ठीक है। यानी कि सीनोजोइक काल में हिमालय का निर्माण हुआ, और हिमालय का निर्माण का जो पहला उत्थान हुआ था मायोसीन काल में, याद रखिएगा मायोसीन कल्प में। इस कल्प के दौरान इसी यही पहला उत्थान है, पहला उत्थान क्या बोलते हैं, हिमालय पर्वत का। और इस काल में क्या होता है कि झारखंड में पाट क्षेत्र का उत्थान हो जाता है। और पाट क्षेत्र क्या है, ये भी आप जानते हैं। हिमालय पर्वत के उत्थान के कारण ही झारखंड में अलग अलग नदियों का उद्भव संभव हुआ। बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि उपरोक्त दोनों कथन सही हो जाएंगे। राजमहल ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ? राजमहल ट्रैप का निर्माण कैसे होता है भाई? तो राजमहल ट्रैप का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा। देखिए राजमहल ट्रैप का मतलब क्या होता है? जाल। और जाल क्या है भाई? तो देखिए धरती माता अपने अंदर से लगातार क्या कर रही है? धरती माता अपने अंदर से लगातार आग उगल रही है। अब जब ये धरती माता लगातार आग उगलेगी, तो अंदर से क्या होगा? पिघलता हुआ मैग्मा जब बाहर आकर के ठंडा होता है लावा, तो क्या बनता है? आग्नेय चट्टान। तो लेकिन ये चुप नहीं बैठी है, ठीक है, ये चुप नहीं बैठी है और लगातार उगले जा रही है, उगले जा रही है। एक बार उगला, ऊपर आकर के ठंडा हुआ, पत्थर चट्टान बन गया। फिर क्या हुआ? अरे भाई तुम ठंडा हो गए, फिर जाकर के उगलना शुरू, फिर ठंडा हो गया चट्टान। तो ऐसे क्या होता है कि एक जाल, एक चट्टानों का जाल बन जाता है, और उसको ट्रैप कहा जाता है, ठीक है, उसको कहा जाता है ट्रैप। और इसी प्रकार से राजमहल ट्रैप का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान होता है, ठीक है। आगे देख लीजिए कि राजमहल ट्रैप का निर्माण इनमें से किस काल में हुआ था? राजमहल ट्रैप का निर्माण जुरासिक काल में हुआ था। देखिए अलग ये कल्प है, और किसका कल्प है? जैसे जुरासिक काल, ट्रेसिक काल, क्रिएटिसेशियस काल, ये सब मैंने आपको अच्छे से बताया। तो ये बस याद रख लीजिएगा, राजमहल ट्रैप का निर्माण जुरासिक काल में हुआ था। अच्छा, झारखंड में राजमहल ट्रैप की चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से हुआ था? तो झारखंड में राजमहल ट्रैप की चट्टानों का निर्माण लावा के निक्षेप से हुआ था। किसे? लावा के निक्षेप से हुआ था। झारखंड के राजमहल ट्रैप में नीचे दिए गए किस प्रकार के चट्टानों की प्रमुखता पाई जाती है? किस प्रकार के? तो याद रखिएगा बॉक्साइट वगैरह यहाँ पर थोड़ा ज्यादा पाया जाता है, लेटराइट, बॉक्साइट, ये सब, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा। अब आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा सांस ले लेते हैं। चलिए, कहा जा रहा है कि झारखंड में विकसित राजमहल ट्रैप का विस्तार कहां पर है? झारखंड में जो राजमहल ट्रैप है, इसका विस्तार आपको कहां पर देखने को मिलेगा? तो इसका विस्तार आपको उत्तर पूर्वी भाग में, यानी कि इस साइड में। ये चार सिंह वाला, चलिए हमेशा सिंह तो नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो ये जो उत्तर और पूर्वी भाग में, इस साइड में आपको राजमहल ट्रैप देखने को मिलता है। और उत्तर पूर्वी भाग की अगर बात करें तो कौन सा? तो साहेबगंज और पाकुड़ वाला जो इलाका है, ठीक है। इसके अलावा पाट क्षेत्र में ही पाया जाता है, ठीक है। चलिए, ये 20 नंबर वाला देख लिए थे क्या? चलिए, झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं? अच्छा, जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? जलोढ़ जिसको कि कहा जाता है आपका जल के द्वारा लाया गया मिट्टी, और किसी मैदानी भाग में उसको ओढ़ा दिया गया मिट्टी को ला करके, तो क्या हो गया? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, एल्यूवियल सॉइल। तो ये जो सॉइल होता है, अपने साथ जो लेकर के आता है अवसाद, कहीं पर ला करके अगर जमा कर दिया, तो उसके निक्षेप से जो भी स्थलाकृतियां बनती है, उसको कहा जाता है जलोढ़ निक्षेप। और इससे क्या बना है क्या? तो ये तो नदी के आसपास ही रहेगा जलोढ़ निक्षेप वाला भाग, ठीक है। तो क्या यहाँ पर है क्या? तो देख लेते हैं। राजमहल के पूर्वी क्षेत्र में, हाँ, यहाँ गंगा नदी वाला क्षेत्र है। सोन नदी घाटी क्षेत्र में, हाँ, यहाँ भी है। स्वर्णरेखा नदी के निचली घाटी क्षेत्र में। तो नदी जहाँ बहा करके अपने साथ अवसादों को लेकर के जाती है, उसके पास आसपास आपको जलोढ़ निक्षेप पाए जाएंगे, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि 21 में क्या बोल रहा है। झारखंड राज्य के मैदानी भागों में जलोढ़ निक्षेपों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप, निक्षेप मतलब जो वो अवसाद सेडिमेंट्स लेकर के आया, वहां रख दिए, तो निक्षेपों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कि मोनेड नॉक कहा जाता है। अच्छा, झारखंड के राज्य के कई मैदानी भागों में जलोढ़ निक्षेप, जलोढ़ मिट्टी जो जलोढ़ लेकर के आता है, उसके निक्षेप के परिणाम स्वरूप ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया है। इसे मोनेड नॉक कहा जाता है, याद रखिएगा मोनेड नॉक। ग्रेनाइट क्या है? बेसाल्ट चट्टान क्या है? नीस क्या है? सिस्ट क्या है? इन सबको भी मैंने अच्छे से वहां पर एक्सप्लेन किया है, प्लेलिस्ट में आप जाकर के देखिएगा। अब हम देखेंगे अगला चैप्टर, झारखंड का धरातलीय स्वरूप। आप जो झारखंड के धरातल के ऊपर, आप झारखंड की धरती के ऊपर जो भी स्थलाकृतियां देखते हैं, जो भी चट्टान देखते हैं, जो भी पर्वत, जो भी पठार, जो भी कुछ आप देखते हैं, पेड़ पौधे, नदी नाला, उसके बारे में क्या कुछ इतिहास है क्या इसका? क्या उसके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए? तो जी हाँ, होनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं।
आगे जाने से पहले आप लोगों के लिए थोड़ा-सा इस बात को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा कि अगर आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और एग्जामिनेशन सामने है, आपने पढ़ बहुत कुछ लिया या फिर नहीं पढ़ा है, कुछ भी, आप जिस भी कंडीशन में हैं, आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप देखते होंगे बहुत पढ़ाई करते हैं लेकिन एक स्ट्रेटेजी के अभाव में एक राइट स्ट्रेटेजी एक प्रॉपर गाइडेंस के कारण वो एग्जाम के टाइम पर क्या होते हैं डिमोटिवेट हो जाते हैं एग्जामोफोबिया के कारण आंसर गलत करके आ जाते हैं। तो लगातार अगर आप हमारे गाइडेंस में अगर हमारे साथ मिल करके काम करना चाहते हैं, अगर हमारे साथ हम जो आपको कहते हैं यकीन मानिए जो हम आपको कहते जाएंगे जिस प्रकार से आपका हाथ पकड़ा करके आपको चलाते जाएंगे, अगर आप चलते जाएंगे तो यकीन मानिए आप पेपर 3 में भी 120 से 130 प्लस स्कोर करके आएंगे। और आप उसके बाद जब आप हमें मैसेज कीजिएगा कि आपका जो ये पेड ग्रुप में हम ज्वाइन हुए थे तो इसमें मुझे फायदा हुआ था, तो इसके लिए जो गुरु दक्षिणा के तौर पर मात्र 149 है जिसमें कि आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाएगा। बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं और जो भी हमारे साथ हमारे ऊपर विश्वास जता रहे हैं उसका कोटि-कोटि धन्यवाद, ठीक है? क्योंकि आप हमारे ऊपर जो विश्वास जता रहे हैं उस विश्वास पर हमें भी खरा उतरना है। आपका रिजल्ट हमारा रिजल्ट है क्योंकि आपके रिजल्ट से हमारा रिजल्ट जुड़ा हुआ है और आपका ये इम्तिहान नहीं है, ये इम्तिहान परीक्षा हॉल्ट 247 को हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके साथ हम काम करेंगे, आपको लगातार मोटिवेट करेंगे, आपको लगातार राह दिखाएँगे, तभी जाकर के कहीं एक अच्छा रिजल्ट हम लोग का होगा और जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उसका 100% में हमें कम से कम 50% सिलेक्शन चाहिए। इसका फीचर इस रिवीजन प्लान का फीचर्स ये होगा कि हम लोग 30 दिनों यानी कि ये पूरा महीने के 1-2 दिन 4 दिन तक आगे जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। इसमें हम लोग पूरा सिलेबस को रिवाइज कर लेंगे। उस रिवीजन के लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास एक बुक जो है ल्यूसेंट या फिर क्राउन दोनों में से कोई एक बुक होनी चाहिए। डेली टॉपिक आपके 7 बजे मॉर्निंग में आपको टॉपिक दिया जाएगा, 24 घंटों का आपके पास टाइम होगा उन टॉपिक्स को कवर करने का। जो भी टॉपिक आपको दिया जाएगा उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव वाली बुक आपके पास होनी चाहिए, या तो लुसेंट या फिर ऑब्जेक्टिव। अगर हमसे पूछे तो इस टाइम पर आप लुसेंट का ऑब्जेक्टिव लेकर के उसको पढ़ाई कर सकते हैं और उस ऑब्जेक्टिव से क्या करेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव लगाना है। झारखंड का आप ऑब्जेक्टिव उसे लगा लिए, आपका चाहे वो जीके हो या जीएस हो, दोनों में काम हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं इसके बाद कि आपको क्या करना है, तो जो जो यहाँ पर कहा जाएगा बस उतना ही करना है, उसी प्रकार से चलते जाना है। झारखंड के ऑब्जेक्टिव का जो अभी चल रहा है सीरीज, ये यूट्यूब पर ऐसे ही चलते रहेगा और इस बुक का अगर पीडीएफ आपको क्लास वाइज वहां पर पेड टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा। जैसे ही यहाँ से आपको एमसीक्यू देख लेंगे उसके बाद उस पीडीएफ को आप देख लेंगे, क्लास वाइज एमसीक्यू आपको डाल दिया जाएगा, वहां पर क्लास वाइज पीडीएफ डाल दिया जाएगा। देखिए इस बुक का अगर प्राइस का बात करें तो 450 है, अगर ल्यूसेंट की बुक का बात करें तो 300 है, ठीक है। तो अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो भी आप हमें कह सकते हैं, जो नया एडिशन वाला जैसे ही आपको टॉपिक दिया जाएगा उसी दिन आपको ऑब्जेक्टिव भी डाल दिया जाएगा, लेकिन बुक आपको खरीदना होगा। ऑब्जेक्टिव वाला बुक अगर आपके पास नहीं है, आपके पास इतनी इकोनॉमिकल कंडीशन आपका ठीक नहीं है, तो आप हमको भी कह सकते हैं, आपको हम भी उस टेलीग्राम पेड टेलीग्राम में डाल सकते हैं। कंप्यूटर का एमसीक्यू जो चल रहा है उसके भी पीडीएफ यहाँ पर क्लास वाइज डाल दिया जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग के डेली 20-20 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे दिया जाएगा, आप उसे लगाइएगा। करंट अफेयर्स जो कि स्पीडी का पीडीएफ और झारखंड के जो भी मैगजीन आएगा उसका जो यहाँ पर कराया जाएगा यूट्यूब पर, उसका पीडीएफ आपको वहां पर दे दिया जाएगा। एक पूरा प्रॉपर तरीके से राइट स्ट्रेटेजी के साथ अगर आपको तैयारी करनी है तो बिना देर किए हुए, क्योंकि हम अगर और 5 दिन बीत जाता है, अगर ऐसे ही और 5 दिन बीत जाता है तो याद रखिए आप फिर से पीछे छूट जाइएगा औरों से और फिर आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे और फिर से वही कहने लगेंगे एग्जाम का डेट आगे बढ़ जाए, एग्जाम का डेट आगे बढ़ जाए, ऐसा मन में आने लगेगा। तो बिल्कुल देर नहीं कीजिएगा, इस व्हाट्सएप नंबर पर या फिर आपको इस व्हाट्सएप नंबर जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 930419 3780 पर आपको मैसेज करना है, ठीक है। कॉल कहीं भी नहीं करना, मैं आपको बता देता हूं, कॉल नहीं करना, आपको मैसेज करना है। मैसेज का जवाब दे दिया जाएगा और आपको केवल क्या करना है, जो भी आपको पेड गुरु दक्षिणा के तौर पर कहा जाएगा जैसे पे करने के लिए, आप उस पर पे कीजिए, आपको ग्रुप से जोड़ा जाएगा, फिर हम आपसे लाइव आकर बात करेंगे। वहां पर कोई हम नहीं उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए था, आप जरूर इससे जुड़िएगा। आप एक बार सोचिएगा, 5 दिन बीता, समय बीत जाएगा। तो चलिए इसी बीच में आपको इससे ज्वाइन हो जाना है। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि छोटा नागपुर पठार, एक मिनट पेन ले लेते हैं। देखिए छोटा नागपुर पठार का विस्तार कहां से कहां तक भाई, छोटा नागपुर पठार का विस्तार उत्तर पूर्वी भाग में, किधर, उत्तर पूर्वी भाग में है। उत्तर कौन सा भाग है, झारखंड का, ये वाला ऊपर वाला, और पूर्वी ये वाला भाग, तो उत्तर पूर्वी
विभाग में छोटा नागपुर पठार का विस्तार है। अच्छा, चलिए यहाँ से देखते हैं कि क्या आगे बोल रहा है। कहा जा रहा है कि झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, कम पाई जाती है। हाँ, कारण क्या है? झारखंड राज्य में पाए जाने वाले पठारों की ढाल अधिक है। तो क्या इसका कथन और कारण एक दूसरे को सही कर रहा है क्या? देखिए, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही। देखिए क्या है कि झारखंड में भूमिगत ये जो अंडरग्राउंड वाटर है उसकी मात्रा कम है। क्यों? क्योंकि देखिए झारखंड में सबसे ज्यादा जो चट्टान पाई जाती है वो आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है, और जो आर्कियन क्रम की चट्टानें थी शुरुआती चट्टान है, बहुत तगड़ा चट्टान है, और उसके अंदर जो छिद्र है बहुत कम है। ठीक है, शुरुआती चट्टान है, आप जानते हैं आर्कियन काल की चट्टान आग्नेय चट्टान है, बहुत तगड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग, और उसमें जो छिद्र होते हैं, जो उसमें जो पोर्स होते हैं वो बहुत कम है। और क्योंकि पठार का रूप ले लिया है तो पठार का जो ढलान ढलान देखिए, पठार जाएगा जाएगा अचानक से ढलान हो जाता है, तो पानी उस पर ढगरेगा ढगरेगा और अचानक से गिर जाएगा, तो बीच में कहीं रह नहीं पाया। इसीलिए झारखंड क्षेत्र में जो भूमिगत जल की मात्रा है वो थोड़ा सा कम है। अच्छा, छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई 760 मीटर है। छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई 760 मीटर है। झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी चोटी कौन सी है? सम्मेद शिखर पारसनाथ पहाड़ी, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। अब देखिए कहा जा रहा है सम्मेद शिखर की ऊंचाई कितनी है भाई? सम्मेद शिखर की ऊंचाई 1365 मीटर है। सम्मेद शिखर की ऊंचाई फीट में कितनी है? तो 4478 सम्मेद शिखर की ऊंचाई है। पाट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पाट का शाब्दिक अर्थ होता है समतल जमीन, समतल जमीन। आगे देख लेते हैं। चलिए, झारखंड के पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है? तो झारखंड के पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति त्रिभुजाकार है। किस प्रकार की? त्रिभुजाकार है। पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को टांड कहा जाता है। अच्छा, पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है? पाट क्षेत्र के निचले भाग, एक मिनट, ठीक है, हाँ ठीक है, पाट क्षेत्र के निचले भाग को दोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाट क्षेत्र के निचले भाग को दोन कहा जाता है, और ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? टाड़ कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। अब कहा जा रहा है कि झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई 900 मीटर है। कहां से? समुद्र तल से। देखिए, कोई भी ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है, ठीक है, क्योंकि धरती के ऊपर पानी, और धरती कहां से? पानी कहां से? एकदम धरती से। तो जो समुद्र तल से जो ऊंचाई मापी जाती वो है, तो झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई 900 मीटर है। कितना? 900 मीटर है। आगे देखते हैं कि इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाट है? तो झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाट नेतरहाट पाट है। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाट कौन सा है? नेतरहाट पाट है। ये भी याद रख लीजिएगा। और याद रखिए, नेतरहाट पाट, गणेशपुर पाट, जनीरा पाट, ये सारे के सारे झारखंड में, गणेशपुर पाट हो गया, नेतरहाट पाट हो गया, जनीरा पाट हो गया, ये इंपॉर्टेंट पाट है, इसको याद रखिएगा। लेकिन सबसे ऊंचा पाट अगर इनमें से पूछा जाए तो कौन सा है? नेतरहाट पाट। इनके बारे में आपने सुना भी होगा। अब आगे देखिए क्या कहता है कि झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट कौन सा है? देखिए, पहला हो गया नेतरहाट, और दूसरा कौन सा हो गया? गणेशपुर। नेतरहाट के बाद कौन आया? गणेश आया, गणेश। ठीक है, अब देखिए कौन सी पहाड़ी झारखंड के पाट क्षेत्र से संबंधित है? तो झारखंड के पाट क्षेत्र से सानू की पहाड़ी और सारऊ पहाड़ी, सारऊ, ठीक है, दोनों पहाड़ी झारखंड के पाट क्षेत्र से संबंधित है। कौन सा नदी पाट क्षेत्र से निकलती है? तो याद रखिएगा, शंख नदी। ठीक है, शंख नदी पाट क्षेत्र से ही निकलती है, शंख नदी पाट क्षेत्र से ही निकलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और इसके साथ ही साथ शंख नदी के साथ उत्तरी कोयल नदी भी, ये जो उत्तरी कोयल नदी, मैंने आपको झारखंड का जो ड्रेनेज सिस्टम, झारखंड का अफवाह प्रणाली पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको बताया था उत्तरी कोयल नदी जो कि सोन नदी की सहायक नदी, तो उसके बारे में मैंने बताया था। शंख नदी, उत्तरी कोयल नदी, ये सारे के सारे पाट क्षेत्र से निकलती है, पठार से ही निकलती है। रांची पठार की आकृति कैसी है? रांची पठार की आकृति, ये क्या है मैसेज, चलो चलो क्या है, रांची पठार की आकृति कैसी है? तो रांची पठार की आकृति है चौकोर। कैसा? चौकोर आकृति है, रांची पठार की आकृति चौकोर है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाली नदियों के द्वारा होता है? जलप्रपात, ठीक है, तो याद रखिएगा कि जोनहा जलप्रपात, हुंडरू, दसम, ये सारे के सारे जलप्रपात जो है वो रांची पठार से भी निकलता है। लोधा घाघ हो गया, घाघ हो गया, ये सब रांची पठार से ही निकलते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है कि ऊपरी हजारीबाग का पठार, ठीक है, ऊपरी हजारीबाग का पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, हजारीबाग के जिला में जो पठार है वो हजारीबाग का पठार,
और जो रांची का पठार है, वो रांची का पठार एक समय क्या था, बहुत दिन पहले हजारीबाग और रांची बाग आपस में भाई भाई आपस में मिल करके थे, लेकिन बीच में इसके बीच में हजारीबाग के पठार और रांची के पठार के बीच में एक कौन आ गई, एक आ गई दामोदरी, ठीक है, एक आ गई दामोदरी और दोनों भाई को क्या किया, अलग अलग कर दिया, दोनों भाई के बीच रिश्ते में दरार पैदा कर दिया। कौन, दामोदरी ने, कौन, दामोदरी ने। एक कहता है ना कि अगर बीच में लेडीज आई, ठीक है, घर में अगर ऐसे ऐसे होता नहीं है, मैं सबको नहीं बोल रहा, लेकिन जो एज यूजुअल कहा जा रहा है कि घर में अगर लेडीज आई तो फिर क्या होता है कि घर में थोड़ा झगड़ा लड़ाई होने लगता है। तो ये बीच में आ गई दामोदर नदी और तो ये क्या हुआ कि ऊपर का पार्ट मतलब झारखंड और हजारीबाग का पठार और रांची का पठार कभी भाई भाई हुआ करता था, आपस में मिल करके ये बीच में आई, दोनों फर्क फर्क हो गया, हजारीबाग का पठार ऊपर और रांची का पठार नीचे। अब हजारीबाग का पठार भी दो भाग में है, एक ऊपरी हजारीबाग का पठार और एक निचली हजारीबाग पठार। तो इसको देख लीजिए, इस पठार का निर्माण रांची पठार के समानांतर हुआ है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, दामोदर नदी, दामोदर नदी का, एक मिनट इसको देख लेते हैं, बिल्कुल सही है। अब देखिए, दामोदर नदी के द्वारा कटाव होने के कारण भूतकाल में रांची पठार से अलग हो गया, बिल्कुल सही। अच्छा, इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 2000 मीटर है। हाँ, ये क्या होगा, 2000 मीटर नहीं बल्कि इस पठार यानी कि जो हजारीबाग का ऊपरी हजारीबाग का पठार का औसत ऊंचाई समुद्र तल से 600 मीटर है। कितना, 600 मीटर है, और यहाँ दिया गया 2000 मीटर। तो इसको कान पे एक झापड़ दो और कहो तुम सही नहीं हो, ठीक है, सभी हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए, निचला हजारीबाग का पठार, तो ऊपरी हजारीबाग और निचला हजारीबाग का पठार, अभी देख लीजिए क्या होता है। कहता है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, तो कहता है निचला हजारीबाग का पठार जो है ये इसकी अवस्थिति हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग में है, तो ऊपरी हजारीबाग के ऊपर है, निचला हजारीबाग का पठार तो उत्तरी भाग में है। इस पठार को बाह्य पठार भी कहा जाता है क्योंकि झारखंड राज्य के सबसे ऊपर सबसे बाहर निचला हजारीबाग का पठार है, बिल्कुल सही है। अच्छा, गिरिडीह का पठार निचला हजारीबाग पठारी क्षेत्र में ही अवस्थित है, बिल्कुल सही है। तो ये सब के सब हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा, सबसे कम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र है निचला हजारीबाग वाला पठारी क्षेत्र, तो सही है। अब देख लीजिए, कहा जा रहा है गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध इनमें से किस नदी घाटी से है, तो गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध जो है ये आपके बराकर नदी घाटी से संबंधित है, क्योंकि गिरिडीह वाले क्षेत्र में आपका बराकर नदी गुजरती है, तो गिरिडीह के पठारी क्षेत्र से बराकर नदी घाटी संबंधित है। तो पारसनाथ की पहाड़ी भी उधर ही है, तो ये हो जाएगा बराकर नदी। पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है, तो पारसनाथ की पहाड़ी बराकर नदी घाटी के अवस्थित है। झारखंड का निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार के चट्टानों से बना हुआ है, तो झारखंड का निचला हजारीबाग पठार वो बना हुआ है आपके पायरोक्सी ग्रेनाइट, ठीक है, पायरोक्सी ग्रेनाइट टाइप के चट्टान से बना हुआ है, ठीक है। अब कहता है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार इनमें से किस जिले में नहीं है, तो ये है आपका कोडरमा। राजमहल पहाड़ी का विस्तार दुमका में है, साहेबगंज में है, देवघर में, लेकिन कोडरमा में नहीं है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्रफल का विस्तार, पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार लगभग लगभग कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो 2000 स्क्वायर किलोमीटर में, लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अब आगे देखते हैं भाई, अब यहां से क्या हो जाएगा, हाँ चलिए, कहा जा रहा है कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीली पहाड़ियों को, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीली पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है नुकीली को टोंगरी से, किससे, टोंगरी से। और गुंबद नुमा को किस नाम से जाना जाता है, तो गुंबद नुमा को डोंगरी से। टोंगरी नुकीली और डोंगरी गुंबद नुमा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहता है कि चाईबासा के मैदानी क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है, चाईबासा का जो मैदानी क्षेत्र है उसमें कौन सा कथन सत्य है, तो याद रखिएगा यह मैदान पश्चिमी सिंहभूम जिला के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। तो जो चाईबासा का मैदान है वो पश्चिमी सिंहभूम, नीचे वाला पश्चिमी सिंहभूम के जिला के पूर्वी और मध्यवर्ती भाग में स्थित है चाईबासा का मैदान, बिल्कुल सही है, ठीक है। चाईबासा का मैदान उत्तर में, चाईबासा का जो मैदान है उसके उत्तर में दालमा श्रेणी से घिरा हुआ है, ठीक है। चाईबासा का मैदान दक्षिण में कुल्हान पहाड़ी से घिरा हुआ है, बिल्कुल सही। चाईबासा का मैदान उत्तर दालमा, नीचे कुल्हान पहाड़ी, मतलब कि सबके सब सही हो जाएंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा ये आज का हो। और अगर आपको इस इनिशिएटिव से जुड़ना है तो जल्दी से आपको क्या करना है, इस या तो इस व्हाट्सएप नंबर पर, या तो आपको जो व्हाट्सएप नंबर मैं दे रहा हूं 930 419 3780, कॉल नहीं करना है, बस केवल मैसेज करके आपको पूछना है कि क्या है। इस अगर आपको इस इनिशिएटिव से जुड़ना है कि ग्रुप कि आपको जो टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ दिया जाए, अगर आपको इससे जुड़ना है और केवल 149 रुपए की गुरु दक्षिणा के साथ आप हमारे साथ जुड़ करके काम कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर तरीके से डेली
काम मिलेगा, आपको काम करना है, ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ऑब्जेक्टिव करना है। देखिए आपको जो बुक्स है आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप कहिएगा, आपको मैं यहाँ से प्रोवाइड करवा दूंगा। झारखंड का ऑब्जेक्टिव का, उड़ान का वहां से पर मिल जाएगा, कंप्यूटर का मिल जाएगा, मैथ रीजनिंग के 20-20 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। हम आपके साथ लगातार जुड़ते रहेंगे, लाइव आकर के आपको मोटिवेट करते रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा होता है एग्जाम में, एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान, कि डीमोटिवेटेड कभी ना हो। तो वो चीज नहीं होगा, साथ में मिल करके हम लोग काम करेंगे और आपको इस रणनीति के तहत, किस प्रकार से एक अच्छी रणनीति के तहत काम करके किसी भी एग्जाम को फोड़ा जा सकता है, वो हम इसमें करके दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय